हेलो एवरीवन, आज मैं काफी कमाल की मानों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं रात के सीन तो जहाँ पे हमें एक मैंशन देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि हेड डाउन करके बैठा हुआ होता है और इस बेचारे की नई नई शादी हुई होती है। अब वो धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और कहने लगता है आखिर ये कौन सी जगह है। फिर हमें बताता है कि अभी कुछ टाइम पहले तक तो मैं एक नॉर्मल सा ऑफिस वर्कर था और मैंने अभी हाल ही में एक बिल्कुल ही न्यू फैंटेसी नॉवल को रीड करना स्टार्ट किया था जो कि कल्टीवेशन के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन हाल ही में उसके ऑथर ने स्टोरी में काफी ज्यादा चेंजेस किए थे जिसकी वजह से पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी क्योंकि उसकी मेल फीमेल कैरेक्टर को बॉस ने मार दिया था, यानी कि मेन विलन ने उस स्टोरी की। जिसके बाद उसका जो मेल लीड था वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाया इसकी वजह से और वो फाइट करने लगा उस विलन के साथ में। और साथ ही साथ उस मेल लीड के हैरम में जितने भी लोग थे, यानी कि जितनी भी लड़कियां थी, उन्होंने भी उसका साथ दिया ऐसा करने में और इस पूरी दुनिया को बर्बाद किया। और भाई साहब ये सब देखने के बाद अपने मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका एंगर लेवल एकदम टॉप पे पहुंच जाता है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है कि वो अपना फोन जमीन पे दे मारता है। और उसके इस तरह के गुस्से को देखने के बाद जो लोग उसके आसपास बैठे हुए होते हैं उनकी भी भाई गंदे वाली फटगी होती है। वो कहता है ये किस तरह की स्टोरी है और आखिर किस तरह का डेवलपमेंट है, सच में काफी ज्यादा बेकार है। लेकिन तभी उसके फोन से एक अजीब सी लाइट बाहर आने लगती है और उसी तेज रोशनी के साथ में अपना मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है इस नॉवल के अंदर और वो कहने लगता है तो क्या मैंने टाइम ट्रेवल किया और बन गया इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट, छोड़ो जो भी हो। तभी उसके सामने सिस्टम आ जाता है जो कि उससे कहता है वेलकम होस्ट, मैं आपका वेलकम करता हूँ लंच वन कॉन्टिनेंट में और मैं आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हूँ जिसका नेम जियाओजी है और मुझे खुशी होगी आपको सर्व करने में। उसकी बातों को सुन के अपना मेन कैरेक्टर कहने लगता है श्योर इनफ, वैसे भी काफी ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि गोल्डन फिंगर हमेशा बिलोंग करती है मेल कैरेक्टर से। और फिर अपने मन में कहने लगता है देख के लगता है स्टोरी में ट्विस्ट आया है और इसकी मेल कैरेक्टर यानी कि मेन कैरेक्टर एक गर्ल हुआ करती थी लेकिन मैं एक लड़का था जिसकी वजह से इस सिस्टम ने मुझे एक लड़का ही बना दिया। फिर सिस्टम उसे कहता है मास्टर जियाओजी ने आपके लिए काफी सारे ड्रॉप कार्ड्स और रेयर ट्रेजर्स को प्रिपेयर करके रखा हुआ है। अब सिस्टम की बातों को सुनने के बाद अपना एमसी कहने लगता है वाओ ये तो काफी कमाल की बात है, तुम एक काफी अच्छे साइड की हो और साथ ही साथ तुम इनविंसिबल भी हो। अब तो तुम्हारे साथ मिलके मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन तभी वो पीछे की तरफ देखता हुआ कहता है कि मुझे याद आया मैंने लिंगले के साथ शादी कर ली थी और ये सब नॉवल के स्टार्टिंग वाले स्टेजेस में हो गया था। अगर ऐसी बात है तो मैं इस तरह के चांस को ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। और फिर वो एकदम से छलांग मारते हुए कहता है ये टाइम है हमारी आज की सुहागरात को और भी हसीन बनाने का और मैं तुम्हें आज से अपनी पूरी लाइफ काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करूंगा। लेकिन अब वो जैसे उसके घूंघट को उठाता है तो उसके नीचे की लड़की को देख के तो भाई अपने मेन कैरेक्टर की भी फतगी होती है और वो उससे कहती है कि अपनी सुहागरात वाली रात में अपनी बीवी के सामने तुम किसी और लड़की का नाम लेके उसके पास आ रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही बुरी बात है। तभी हमें इस लड़की का इंट्रोडक्शन दिया जाता है जो कि होती है जीलिंग और अपना मेन कैरेक्टर कहने लगता है मॉम मैंने कुछ गलत समझ लिया ना। और फिर वो कहता है क्या मैं लिंगले नहीं हूँ। और जैसे उसकी नजर मिरर में पड़ती है वो कहने लगता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं असल में वो यूजलेस मो योलैंग हूँ जो कि जन्मा था एक प्योर यंग बॉडी के साथ जिसके पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी। और फिर उसे याद आता है उस नॉवल के बारे में और वो बताता है जीलिंग जो कि असल में मेन एंटागोनिस्ट यानी कि मेन विलन है इस बुक की, उसने मो याओलैंग को पूरी तरह से चूस दिया था और उसके पूरी तरह से सूख जाने के बाद उसे मार भी दिया था। जिसके बाद इस जीलिंग की कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसने मोयन डायनेस्टी में हर जगह खून खराबा करके वहाँ की स्कारलेट पीपल एम्प्रेस बन गई थी और उस पूरे एम्पर में यानी कि पूरी डायनेस्टी में अपना कब्जा जमा लिया था। और भाई एमसी की काफी फतवी होती है लेकिन तभी वो लड़की कहती है हस्बैंड काफी ज्यादा लेट हो चुका है तो क्यों ना अब हम ड्रिंक करें और मैं चाहती हूँ क्यों ना आज हम अपनी इस रात को और भी ज्यादा हसीन बनाए। तभी एमसी कहता है ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि तुमने इस अल्कोहल में अपनी वो गंदी सी मेडिसिन डाल रखी थी। अब इसके पीने के बाद ही तुम मेरे दोनों के दोनों पैरों को तोड़ दोगी और फिर तुम मुझे धमकाओगी ताकि मैं तुम्हारी मदद करूँ तुम्हारा रिवेंज लेने में। अब वो अपने एमसी के साथ चिपकी हुई होती है। तभी अपने एमसी कहता है कि ये मुझे अपने एक्सक्लूसिव कॉलड्रॉन की तरह यूज करना चाहती है और तब तक मुझे यूज करेगी जब तक मेरी ईएन एनर्जी को पूरी तरह से चूस ना ले मेरी बॉडी के अंदर से। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे भी करके इससे बचना होगा। लेकिन तभी उसके सामने सिस्टम पॉपअप होता है जो कि कह रहा होता है जीलिंग का करप्शन लेवल 30% है और इसकी फेवेबिलिटी होस्ट के प्रति पूरी तरह से 100% है यानी कि माइनस में। और होस्ट को मिशन दिया जाता है कि तुम्हें इंक्रीज करनी होगी जीलिंग की फेवेबिलिटी को अपने लिए
और जैसे ही वो होस्ट ये मिशन कंप्लीट कर लेता है वो अनलॉक कर लेगा वेपन को आर्सेनल के, और साथ ही साथ उसे रिसीव होंगे 3 रैंडम प्रॉप कार्स। अपना मेन कैरेक्टर जैसे उस मिशन को देखता है वो कहता है अपने मन में कि मुझे कैसे भी करके इस वाइन को चेंज करना होगा जीलिंग वाली के साथ में। तभी उसका सिस्टम उसकी इसमें मदद करता है और वो चेंज कर देता है जीलिंग की वाइन को अपने मेन कैरेक्टर वाले ग्लास के वाइन के साथ में। जिसके बाद वो उसे कहता है मास्टर मैंने आपकी हेल्प कर दी है यूज करके एक्सचेंज कार्ड को, और अब वाइन जो आपके ग्लास में है उसमें कोई भी मेडिसिन वाला सब्सटेंस मिक्स नहीं है, तो आप इसे आराम से पी सकते हैं। तभी अपना एमसी भी बिना देरी किए उसे पी लेता है और कहता है ये वाइन सच में काफी ज्यादा अच्छी थी, तो क्यों ना आप तुम भी पी लो। और उसे इस तरह से वाइन पीता हुआ देख के फीलिंग काफी ज्यादा डेविलिश स्माइल देती है और वो भी उस वाइन को पी लेती है। लेकिन तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है चलो ये तो काफी ज्यादा बढ़िया बात हुई, अब इस मेडिसिन का इफेक्ट जैसे ही तुम पे होगा तुम अपने डिजायर्स पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पाओगी और तुम्हारे डिजायर्स तुम्हारे पीक तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद तुम मेरे पास आओगी। और उसके बाद बस इतना कहने के बाद वो काफी ज्यादा डेविलिश स्माइल देने लगता है। वैसे उसके बाद क्या होगा वो तो तुम्हें पता लग ही गया होगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी वो कहती है अचानक से ये सब कैसे हो गया, मैं इतना गर्म क्यों फील कर रही हूँ। फिर वो कहती है तुम, लेकिन इसके बाद वो कहने लगती है अपने मन में आखिर कैसे हो सकता है, मैंने साफ साफ वो मेडिसिन इसके गिलास में मिलाई थी, लेकिन कैसे मेरे ग्लास में आकी, पक्का मोया ने कुछ किया है। अब वो एकदम से दरवाजा खोलती है पूल का और जंप लगा देती है वाटर पूल में और कहती है डैमन मोयाओलैंग, एक बार जैसी इस मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो जाए मैं श्योर करती हूँ कि तुम इसके लिए बहुत ही ज्यादा भारी कीमत चुकाओगे। और वो कहने लगती है आखिर क्यों मुझे अभी भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इस मेडिसिन का इफेक्ट काफी ज्यादा इंटेंस था। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी उसके पीछे से आ जाता है और कहता है क्या ही कमाल की बॉडी है इसकी। जिसके बाद वो कहता है लेडी माई लेडी, अब जब हमने शादी कर ही ली है जरूरी होगा अगर हम कुछ रूल्स को बना लें अपने बीच में। जिसके बाद वो उससे कहती है अच्छा तो ऐसी बात है तो फिर तुम यहाँ पे आओ। अपना मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि वो बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर रही है, अब छोड़ो जो भी हो, मैं उसे जो भी कहूँ अब वो चुपचाप एग्री करने वाली है उस पे। लेकिन जैसे वो उसके थोड़ा सा ही पास आता है वो उसे एकदम से पकड़ लेती है उसके कॉलर से और कहती है ये तुम क्या समझते हो तुम कुछ भी कर सकते हो, और उसे एकदम से खींचते हुए पानी के अंदर ले आती है अपने साथ। और फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है मैं ये चीज तो भूल ही गया था ये स्टोरी की विलन है और मेन बिग बॉस भी, ये तो डेफिनेटली श्योर था कि ये बिल्कुल भी रूल्स को नहीं मानने वाली और ना ही ये रूल्स के साथ खेलेगी। और अब वो एकदम से एमसी को पकड़ लेती है। एमसी कह रहा होता है देख के लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और वो एकदम से एमसी को किस कर लेती है। एमसी कह रहा होता है तो ऐसा फील होता है कि वुमेन के साथ में मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी बॉडी इतनी ज्यादा सॉफ्ट होगी, देख के लगता है कि आज मैं अपनी वर्जिनिटी को खोने वाला हूँ। और वहीं दूसरी तरफ सीलिंग भी सोच रही होती है कि आखिर कैसे इस बंदे की यन एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो भाई साहब पूरी तरह से चूसने में लगी होती है उससे यन एनर्जी को। लेकिन जो भी कहो किस काफी ज्यादा जबरदस्त होती है इनकी। और फिर वो एकदम से स्माइल करते हुए कहती है इसकी यन एनर्जी काफी ज्यादा कमाल की थी, और जब तक ये मेरी बॉडी में घूम रही है ये सच में मेरी पूरी की पूरी बॉडी को एकदम से काफी ज्यादा अच्छा फील करवा रही है। आखिर कैसे कैसे इस तरह की वंडरफुल यन एनर्जी हो सकती है इस वर्ल्ड। इसे टेस्ट करने के बाद तो किसी को भी इस वर्ल्ड में सब कुछ फीका फीका सा लगने लगेगा। और फिर वो कहती है अपने मन में एक्चुअली मैंने सिर्फ इतनी सी यन एनर्जी के साथ ब्रेक थ्रू कर लिया 5th स्टेज पे अलाइनमेंट की, और अब मैं रीच करने वाली हूँ स्टेट ऑफ द फ्यूजन को। ये सच में काफी ज्यादा कमाल की बात है। एमसी कह रहा होता है इसके हेयर सच में चेंज हो गए, और तभी उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन होके आती है जो कि उससे कहते हैं करेक्ट है जीलिंग करप्शन लेवल 30, इसका अफेक्शन लेवल होस्ट के प्रति -99% हो गया है, और बस बाकी सब तो पुराने वाला ही होता है। एमसी कहता है क्या ये कोई जोक है, उसकी फेवरेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट से बढ़ी, यानी कि मुझे ये और 100 टाइम्स तक करते रहना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर छिप के देख रही होती है ये सब एक नौकरानी, और वो कहती है मुझे जल्दी से ये क्वीन को बताना होगा, और वो अपने मन में इतना कहती वहाँ से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है लेट नाइट का सीन जहाँ पे हम एम्परर के पैलेस को देखते हैं, जहाँ पे वही वाली नौकरानी आ गई होती है और उसने एम्प्रेस को सब कुछ बता दिया होता है। जिसके बाद वो कहती है क्या तुम कह रही हो सिस प्रिंस के पास एक्चुअली में एक प्योर यन बॉडी है। तो नौकरानी कहती है हाँ मैंने पर्सनली से अपनी आंखों से देखा है, सिस प्रिंस जब बेडरूम में थे उनकी बॉडी से उनकी यन एनर्जी बाहर निकल रही थी, और इसलिए मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर मैं यहाँ पे पैलेस में आई हूँ आपको रिपोर्ट करने के लिए इस तरह लेट नाइट में। एम्प्रेस कहती है तो अच्छा ऐसी बात है। यहीं पे हमें एम्प्रेस के बारे में बताया जाता है जो कि क्वीन है मोयन डायनेस्टी के, और इसी का नाम मूरो मिंगुए है। और वो अपने मन में कहने लगती है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस तरह का कबाड़
जो कि किसी काम का नहीं है, उसके पास भी स्पेशल फिजिक्स हो सकती है। अब देख के लगता है कि ज़ीक्लैन उससे एडवांटेज ले सकता है इसकी। और फिर वो अपने मन में कहने लगती है उसकी माँ जो कि एक कॉन्क्यूबाइन थी। अब देखो यार, कॉन्क्यूबाइन क्या होता है वो तुम खुद जाके सर्च कर लेना गूगल पे, मैं नहीं बताने वाला। वो पहले काफी भारी फेवर में थी किंग के, इसी वजह से उसके बेटे को यानी कि सिस प्रिंस को कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कम्पीट करने के लिए क्राउन प्रिंस की सीट के लिए। लेकिन जो भी हो, ये न्यूज सच में काफी ज्यादा कमाल की है और मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। और इसी के साथ में मैं ग्रास को भी काट सकती हूँ उसकी रूट्स के साथ में। जिसके बाद अपने नौकरानी को कहती है कि मैं यहाँ पे एक डिग्री जारी कर रही हूँ और इसे हर जगह फैला दो कि हमारे सिस प्रिंस के पास में असल में प्योर यंग बॉडी है। उसकी नौकरानी भी कहती है ठीक है आप जैसा चाहें। और इतना कहती हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम वापस से देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर और सीलिंग को, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कर चुका होता है वो सब कुछ सीलिंग के साथ में। और वो कहता है आज काफी ज्यादा डाउन फील हो रहा है मुझे। और फिर वो अपनी पुरानी यादों को सोचता हुआ कहता है कि ओरिजिनली स्टोरी को देखा जाए तो मेरे प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल ही बेकार था और वो क्रिपल हो चुका था, लेकिन थैंकफुली मेरे पैर अभी भी बिल्कुल ठीक हैं। और देख के लगता है कि मैंने किसी तरह टेम्पररी अपने डिजास्टर से अपने आप को बचा लिया है। जिसके बाद वो अपने मन में कहने लगता है जो भी हो, अभी के लिए मेरी टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मुझे कैसे भी करके सीलिंग की फेवरेबिलिटी मेरे लिए इंक्रीज करवानी होगी। तभी हम देखते हैं सीलिंग को जो कि सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर उसके साथ यानी कि ज़ीलिंग के साथ में कहीं जा रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है फाइनली मैंने किसी तरह अपनी लाइफ को बचा लिया। लेकिन क्यों आखिरकार ये फेवरेबिलिटी की रेटिंग इतनी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तभी उसके सामने मैसेज आता है कि ज़ीलिंग का करप्शन लेवल अभी भी 30% है और इसकी फेवरेबिलिटी 95 पे आ चुकी है, -95 पे। और तभी वो कहता है कि इन पास के थोड़े दिनों में, और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि सिस्टम के पास काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के प्रॉप्स हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी उन्हें यूज नहीं कर सकता, लेकिन और न ही मैं उन्हें किसी और पे यूज कर सकता हूँ क्योंकि काफी सारे प्रॉप्स में तो काफी अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। शायद ये इसलिए है क्योंकि मैंने अभी तक इनके टास्क को कंप्लीट नहीं किया है, मतलब उन टास्क को कंप्लीट नहीं किया जिससे कि अनलॉक होंगे। तभी उसकी वाइफ उससे कहती है हस्बैंड। तभी अपने मन में कहने लगती है कि ये मो या ओलियो सच में अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो इसके अंदर किसी भी, और मुझे काफी ज्यादा अजीब फीलिंग आती है इसके पास से, मतलब कुछ तो मिस्टीरियस है इस पे। तभी हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जो कि कहता है यस माई लेडी, आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं। तभी वो कहता है अपने मन में कोई भी सोचने वाली बात नहीं है कि ये लड़की असल में एक फीमेल एंटेगनिस्ट बॉस बनने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि इसकी प्रेजेंस सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी हम देखते हैं उसके पास से 2 बंदे गुजरते हैं और यहीं पे हमें बताया जाता है इनके बारे में कि ये सेकंड प्रिंस है मोयन डायनेस्टी का जिसका नाम मोयू है, जो कि उससे कहता है हे क्या तुम सिक्स ब्रदर नहीं हो, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे कि मैं अटेंड नहीं कर पाया बिल्कुल भी तुम्हारी शादी को उस वाले दिन, तो मुझे लगता है कि आप मुझे माफ कर दोगे इसके लिए। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर भी उससे कहता है एल्डर ब्रदर तुम्हारे कंधों पे काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भार है, और रही बात मेरी शादी की वो तो इतनी ज्यादा खास भी नहीं थी, तो उसके बारे में तो मेंशन करना ही बेकार है। तुम बिल्कुल भी अपने दिल पे इस बात को ना लो और ना ही अपने दिल पे किसी तरह का भार रखो। जिसके बाद वो ज़ीलिंग की तरफ देखते हुए कहता है वो लड़की ब्रदर की वाइफ होगी पक्का, है ना? मैंने काफी कुछ रूमर सुने हैं उसके बारे में कि ज़ीलिंग ना तो पूरी तरह से ह्यूमन है ना ही पूरी तरह से घोस्ट, मतलब अपनी ज़ीलिंग जो है वो असल में घोस्ट क्लैन से बिलोंग करती है, लेकिन वो प्योरली घोस्ट क्लैन की नहीं है क्योंकि उसकी माँ या फादर मेरे ख्याल से कहीं और से थे। वो कहते हैं ना हाफ ब्रीड ह्यूमन और घोस्ट की, तो वो वाली कंडीशन है इसकी, इसीलिए उसे टीज कर रहा है ऐसा करके। तो वो उससे ये भी कहता है कि आज मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा जो कि मैं देख पाया इससे, लेकिन उसकी बातों को सुन के अपनी ज़ीलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है बास्टर्ड आके तुमने क्या कहा अभी मोयू, मैं तुम्हें यहीं पे खड़े खड़े मार दूंगी। लेकिन ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ वो अपने मन में कैरी होती है और हम देखते हैं उसकी ब्लैकनिंग वैल्यू 30 से इंक्रीज होकर 35% हो चुकी होती है, जो कि शायद उसके गुस्से को दिखाती है। लेकिन तभी सेकंड प्रिंस कहता है कि तुम, लेकिन तभी हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जो कि अपने मन में कह रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा बेकार है, इसकी ब्लैकनिंग वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं गए तो ये मैटर ये सच में अपने हाथों में ले लेगी और फिर खुद डील करेगी सेकंड प्रिंस के साथ में इसी जगह पे, और अगर ऐसा करती है तो काफी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है हमारे लिए, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद अपना एमसी सेकंड प्रिंस का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है एल्डर ब्रदर प्लीज बिल्कुल भी गुस्सा मत होइए, अगर मैंने आपको ऑफेंड कर दिया है तो मैं बस इतना ही चाहूंगा कि आप प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरी वाइफ के ऊपर आपको जजमेंट करने का कोई भी हक नहीं है, समझ गए ना? और उसको
इस तरह से बात करते हुए देख के सेकंड प्रिंस के कालों पे पसीना आ जाता है। अब अपना एमसी वहां से जाते हुए कहने लगता है कि हमें अभी और भी काम है, तो अभी हम वहां जा रहे हैं। और वो चुपचाप जीलिंग का हाथ पकड़ता है और वहां से चला जाता है। हालांकि जीलिंग भी काफी ज्यादा शौक में होती है उसे ऐसा करता हुआ देख के, लेकिन तभी सेकंड प्रिंस और वो लड़की जो उसके साथ में होती है वो दोनों ही शौक हो गए होते हैं अपने मेन कैरेक्टर के इस वाले रूप को देख के। और सेकंड प्रिंस कह रहा होता है कि ये सिस ब्रदर आखिर क्यों, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफी ज्यादा डिफरेंट बन चुका है पहले से। लेकिन ये सारी बातें वो अपने मन में कह रहा होता है। और फिर वो कह रहा होता है क्या ये सच है, क्या वो ऐसा हो सकता है कि जो भी रूमर्स फैल रहे हैं इसके बारे में वो बिल्कुल ही सच है। तभी अपना एमसी जीलिंग को देखते हुए कहता है कि ये कैसा था, पक्का से मेरे चार्म ने तुम पे काम किया होगा और मुझे चेक तो करने दो आखिर तुम्हारी फेवरेबिलिटी कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है मेरे लिए। लेकिन जैसे वो देखता है तो वो अभी भी 95 की 95 ही होती है। और वो इसे देख के शॉक होते हुए कहता है क्या। और जब वो जीलिंग की तरफ देखता है तो भाई साहब उसकी बॉडी से काफी ज्यादा अजीब सा ऑरा बाहर आ रहा होता है। जब देखा जाए तो उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती कि एमसी ने जिस तरह से उसके हाथ को पकड़ा हुआ होता है। और एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि भले मैंने यहाँ तक कि ये सब कुछ भी कर दिया लेकिन इसकी फेवरेबिलिटी बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुई मेरे लिए। क्या ये नेसेसरी है और ये जरूरी है कि मुझे इंक्रीज करवानी पड़ेगी इसकी फेवरेबिलिटी मेरे लिए। अब एमसी वहां से चला जाता है और वो कह रहा होता है ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, या वो सब लोग सच में मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंज लुक दे रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एम्प्रेस के पैलेस का, जहाँ पे एम्प्रेस ने बुलाया होता है मूरोंग जिंग की डॉटर को जिसका नाम मूरोंग हुआ होता है। और वो एम्प्रेस को एक अजीब सा क्रिस्टल अपने हाथ में लेते हुए कहती है क्वीन ये स्पेशल गिफ्ट है मेरे फादर का, ये मैजिकल फ्लूरोइड है जो कि जाना जाता है ब्यूटी प्रिजर्विंग प्रॉपर्टीज के साथ और ये काफी ज्यादा अच्छा होता है ब्यूटी के लिए। जिसे देख के एम्प्रेस भी कहती है इसे मेरे पास लेकर आओ, मुझे देखने दो, मैं भी चेक करना चाहती हूँ कि मेरी कीमती हुआ और ने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस करी है अपनी स्किल्स में हाल ही में। जिसपे वो कहती है कि मैंने सिस प्रिंस के बारे में सुना तो वो यहाँ पे आने वाले हैं ना। और फिर वो क्वीन से पूछती है क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्वीन कि वो रूमर क्या सच है जो कि फैले हुए हैं सिस प्रिंस के पास में कि वो पोजेस करते हैं एक प्योर यानकिन साइकिक को या फिजिक्स को। अब यार मैं ये नहीं बोलूंगा, सीधी सी बात है प्योर इन बॉडी को, ठीक है ये ठीक है। जिसपे क्वीन कहती है हंसते हुए हाँ तुम कह सकती हो और तुम वो 5वीं पर्सन हो जो कि इसकी इंक्वायरी कर रही हो इन थोड़े दिनों में सिस प्रिंस सच में पोजेस करते हैं प्योर इन बॉडी को। जिसके बाद वो कहती है अगर ये सच है तो काफी ज्यादा कमाल की बात है क्योंकि मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अटक चुकी थी फ्यूजन रिलम पे काफी लंबे टाइम से ही और मैं बिल्कुल भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही थी। अगर सिस प्रिंस हेल्प करते हैं तो शायद ये पक्के से मेरी मदद करेगा और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी होगा। मैं बिल्कुल भी विश नहीं कर रही कम्पीट करने का, लेकिन मैं बस एक फेवर चाहती हूँ, तो बस मैं होप कर रही हूँ कि आप मेरी मदद करोगी। तभी उसके नेक्स्ट सीन में देखते हैं एम्प्रेस के पैलेस को वापस से, जहाँ पे आ चुके होते हैं अपने मेन कैरेक्टर और जीलिंग, जहाँ पे वो दोनों ही ग्रीट करते हैं एम्प्रेस को। और अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पे आ ही गया जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और फिर वो अपने मन में कहने लगता है कि ये सब किया धरा असल में एम्प्रेस का है और उसने ही ये सब कुछ किया था और जीलिंग को मेरी वाइफ भी बनाया था। और ना ही सिर्फ उसने इतना किया बल्कि एम्प्रेस के साथ साथ जीलिंग को काफी ज्यादा ह्यूमिलेट भी किया। और इसके बाद वो सोच रहा होता है लेकिन ये लाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं होने वाली, ये बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। और ना ही सिर्फ इतना, मैं भी बिल्कुल कोई वेस्ट नहीं रहने वाला। लेकिन भले ही मैं एंटर कर चुका हूँ इंपीरियल पैलेस में इसके साथ में, लेकिन फिर भी मुझे अपनी लाइफ बचाने के लिए कैसे भी करके सीलिंग की फेवरेबिलिटी को मेरे लिए इंक्रीज करना होगा। और वो यही सब बातें अपने मन में कह रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है कि अपनी लाइफ को बचाने के लिए मुझे इस चांस को लेना ही होगा। तभी हम देखते हैं उस पिंक हेयर वाली गर्ल को, भाई साहब जो तो काफी गंदे वाले इशारे कर रही होती है एमसी को देख के। और उसे देख के अपना एमसी अपने मन में कहता है डैमन आखिर मुझे इस तरह से क्यों देख रही है, इसके फेस के एक्सप्रेशंस को देख के लग रहा है कि ये सच में मुझे डिवोर करना चाहती है। और भाई साहब इसे मौका मिला तो ये मुझे निगल ही जाएगी। जिसके बाद एम्पर उससे कहती है सीलिंग तो तुम यहाँ पे आएगी पैलेस में, क्या तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट तो फील नहीं हो रहा ना। जिसके बाद जीलिंग उससे पूछती है एम्प्रेस आखिर आपके वर्ड्स का क्या मतलब है, आप कहना क्या चाहती हो। तभी एम्प्रेस टीज करते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि गोस्ट ट्राइब के जो लोग होते हैं उनको अंधेरी जगह काफी ज्यादा पसंद है। और सडनली जब वो हमारे इस तरह के ब्राइट पैलेस में आ जाए जहाँ पे हर तरफ से लाइट ही लाइट है और उजाला ही उजाला है, तो मुझे डर है कि वो बिल्कुल भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और काफी ज्यादा बेकार हो जाएंगे। और इसके बाद वो कहती है काफी ज्यादा डेविलिश स्माइल देते, ओह मैं तो भूल ही गई थी, तुम एक प्योर मेंबर नहीं हो गोस्ट ट्राइब की, तुम बस एक मिक्स ब्रीड हो। और उसकी बातों को सुन के जीलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और उसके एंगर का लेवल
पीक पे पहुंच चुका होता है और वो कहती है तुम। तभी हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जिसके सामने विंडो पॉपअप होके आती है जिसमें कि लिखा होता है कि सीलिंग की ब्लैकनिंग वैल्यू 30 से लेके 33% तक इंक्रीज हो चुकी है। और वो अपने मन में कह रहा होता है शिट, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फिर वो एकदम से इस मामले को संभालने के लिए बीच में आके कहता है लिंजी का हाथ पकड़ते हुए, योर मैजेस्टी, मेरी वाइफ बिल्कुल ही ज्यादा अच्छी है, उस बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर एम्प्रेस चाहे तो वो किसी को भी भेज सकती है नेक्स्ट टाइम इंक्वायरी करने के लिए इसकी। यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है परेशान होने की, और ना ही हमें कोई दिक्कत होगी अगर हम एक और बारी भी यहाँ पे आते हैं तो। और उसे इस तरह से अपने लिए बोलते हुए देखकर अपने जीलिंग पे उसका एक काफी अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है और वो कहती है अपने मन में कि ये इंसान सच में मेरे लिए बोल रहा है। और उसकी फेबेबिलिटी भी 95 से माइनस होकर 90 तक आ जाती है। और अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है अपने मन में कि इसकी ब्लैकिंग वैल्यू भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, लेकिन जो भी हो इसकी फेबेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई और फाइनली मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है इसे और अच्छे से इम्प्रूव करने का। साथ ही साथ उसकी ब्लैकिंग वैल्यू भी घट जाती है जो कि 33 पे पहुंच चुकी थी, वो वापस से 30% पे आ जाती है। और अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये सब कुछ काफी ज्यादा अचानक से हुआ, लेकिन जो भी हो मेरे 5 पॉइंट और भी ज्यादा इंक्रीज हो गए। लेकिन इस सब की वजह से क्वीन को यानी कि एम्प्रेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो अपने मन में कह रही होती है तुम बस एक कॉन्कुबाइन के बेटे हो और कुछ भी नहीं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से एरोगेंटली बिहेव करने की। लेकिन वो ये सब अपने मन में कह रही होती है और बाहर काफी ज्यादा ना चाहते हुए स्माइल करते हुए कहती है कि चलो जो भी हो, ये एम्प्रेस यहाँ पे बिल्कुल भी कोई रायता नहीं फैलाना चाहती। इस एम्प्रेस को हमेशा फील हुआ है कि मूरों हुआ काफी ज्यादा सुइटेबल है प्रिंस कॉन्सर्ट के लिए। सो इस टाइम मैंने इनवाइट किया है तुम्हें यहाँ पर इस इंटेंशन से कि मैं तुम दोनों को सेपरेट कर दूंगी, अब यानी कि तलाक दिलवा देगी इन दोनों के बीच में। लेकिन अपनी जीलिंग इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं होती और वो कहते हैं कि मैंने मोलैंग से शादी करी है और जब तक कि वो मुझे डिवोर्स नहीं देता या वो इंटेंशन नहीं रखता मुझे डिवोर्स देने का, मैं भी बिल्कुल एग्री नहीं होंगी इस डिवोर्स वाली बात पे और ना ही हम अलग होंगे। और इस बार उसने अपने एमसी का हाथ पकड़ा हुआ होता है और भाई साहब बहुत ज्यादा तेजी से पकड़ा हुआ होता है। एमसी भी कह रहा होता है काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जीलिंग अपने मन में कह रही होती है कि अगर इस कुत्ते ने इस डिवोर्स पे अग्री कर लिया तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं इसकी हड्डियों का इतना चूरा करूंगी और इतनी गंदी तरह से तोड़ूंगी इसकी हड्डियों को, यह कभी भी रिकार्नेट भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जीलिंग की बातों को सुन के एम्प्रेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो उससे कह रही होती है कि अपना मुंह बंद रखो, ये बिल्कुल भी तुम पे नहीं है कि तुम डिसओबे कर सकती हो मेरे डिसीजन को। और रही बात केस प्रिंस की, तो उसे कहती है आगे बढ़ो और डिवोर्स दे दो तुम्हारी वाइफ को और चुपचाप मूरो हुआ को अपनी वाइफ की तरह ले लो। साथ ही साथ तुम्हें ये काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिवॉर्ड भी मिल रहा है और साथ में इसके रेयर ट्रेजर्स भी। लेकिन वहीं पे वो पिंक हेयर वाली लड़की यानी कि मूरोंग काफी ज्यादा उदासी में कहने लगती कि भली ये कॉन्कुबाइन बनना होगा, लेकिन मैं फिर भी अपनी मर्जी से इतनी आसानी से ये नहीं बन सकती। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा ताकि मैं अपनी इज्जत भी ना गवाऊं और मुझे ये सब मिल भी जाए। इसीलिए वो एकदम से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं योर हाइनेस क्वीन, अगर आप चाहती हो डील करना इस तरीके से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आखिर मैं कैसे कम्पीट कर सकती हूँ प्रिंसेस जीलिंग के साथ में, ये बिल्कुल भी फेयर कॉम्पिटिशन नहीं होने वाला। जैसे कि लोग कहते हैं जो वाइफ्स होती है रॉयल फैमिली की वो काफी ज्यादा एलिगेंट होती हैं और साथ ही साथ टैलेंटेड भी, और वो काफी ज्यादा स्किल्ड होती हैं काफी सारी आर्ट्स में और इनकी इंटेलिजेंस और प्योरिटी भी काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होती है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ, तो इसलिए मैं कम्पीट करना चाहूंगी प्रिंसेस जीलिंग के साथ में सॉन्ग, डांस या फिर और किसी चीज में। और अगर बाई एनी चांस मैं जीत जाती हूँ तो मैं होप करती हूँ कि सिस प्रिंस फुलफिल करेंगे मेरी एक रिक्वेस्ट को मेरे लिए। तभी क्वीन अपने मन में कह रही होती है कंपटीशन ये सच में काफी अच्छा रास्ता है सिचुएशन को हैंडल करने का और इससे रायता भी नहीं फैलेगा। और फिर वो कहती है जैसे कि मैंने इमेजिन किया था इस वाइल्ड गर्ल से, ये सच में काफी ज्यादा बुरी है। और रही बात जीलिंग की, वो बेचारी तो पहले 2 राउंड्स में हार जाएगी। और फिर वो कहती है बिल्कुल सही, ये काफी ज्यादा अच्छा प्लान है। और फिर क्वीन रेडी हो जाती है इसके लिए, वो कहती है ऑलराइट चलो इसे तुम्हारे तरीके से करते हैं। अगर जीलिंग हारती है तो वो गिव अप कर देगी प्रिंसेस की पोजीशन पे और वाइफ की पोजीशन पे भी। लेकिन तभी अपना मेन कैरेक्टर जो कि देख रहा होता है उस पिंक हेयर वाली गर्ल को यानी कि मूरोंग को, वो उसे देखते हुए कहता है ये लड़की काफी ज्यादा डिसेंट लग रही है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी अपनी वाइफ नहीं बना सकता।
और वो साथ ही साथ अपने मन में ये भी कह रहा होता है कि मेरे पास पहले से ज़ीलिंग है और देखा जाए तो ये ऑलरेडी इनफ है मेरे लिए, लेकिन अगर एक और आ जाती है तो मुझे डर है कि मैं पूरी तरह से चूस लिया जाऊंगा और मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। भले अगर मेरे पास अभी इनविंसिबल सिस्टम भी है मेरे साइड में, तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे कैसे भी करके कुछ तो करना होगा। तभी वो कहता है क्यों ना मैं इस सिस्टम का यूज करके मदद करूं ज़ीलिंग की इस कंपटीशन को जीतने में। जिसके बाद वो चुपके से ज़ीलिंग के पास में जाता है और उससे कहता है भाई तुम एक्सेप्ट कर लो इसके चैलेंज को और मेरे पास मेरे रास्ते हैं जिससे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे जीतने में। लेकिन ज़ीलिंग को इसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रही होती है आखिर मो याओ लैंग अपने मन में सोच कर है, पक्का से इसके दिल में कुछ और ही है। और यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब आगे क्या होगा वो तो तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा। तब तक के लिए 7 गुड बाय, चलता हूँ।